कहानी अधूरा समझौता। अगर आज रात 12 बजे तक तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम्हारे पिता कभी अस्पताल से जिंदा बाहर नहीं आएंगे। फोन पर आई यह ठंडी आवाज़ सुनकर सिया के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सामने आईने में उसे अपना ही चेहरा अजनबी लग रहा था। क्या सच में वह अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी के नाम करने जा रही थी जिसे उसने आज से पहले कभी देखा भी नहीं था? लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद शहर के सबसे आलीशान होटल के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी और उससे उतरी सिया, जिसकी आंखों में डर और जिद दोनों साथ दिखाई दे रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा जहां बादल गहराते जा रहे थे, जैसे आने वाली रात किसी बड़े तूफान की खबर दे रही हो। होटल के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ चमकती रोशनी, धीमा संगीत और हंसते हुए लोग, लेकिन सिया के लिए यह सब किसी धुंध जैसा था। तभी रिसेप्शन के पास खड़े एक आदमी ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत फ़ोन पर किसी और को मैसेज भेज दिया। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वहाँ से बाहर निकला एक लंबा, गंभीर और रहस्यमय आदमी। उसका नाम था कबीर अरोड़ा। शहर में उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग सावधान हो जाते थे। कोई उसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता था तो कोई यह भी कहता था कि उसकी दुनिया में कदम रखना आसान है, लेकिन वहाँ से निकलना नामुमकिन। कबीर की नज़र जैसे ही सिया पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया और ठंडी आवाज़ में बोला, मुझे लगा था तुम शायद आखिरी वक्त पर डर जाओगी। सिया ने खुद को संभालते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन मजबूरी उससे भी बड़ी है। कबीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने हाथ से इशारा किया और कहा, चलो देर हो रही है। दोनों होटल के पीछे बने एक छोटे से हॉल में पहुंचे, जहां सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। एक वकील, 2 गवाह और टेबल पर रखे कुछ कागज। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यही उसकी शादी का पल है। बिना किसी रिश्तेदार के, बिना किसी रस्म के, सिर्फ एक कागज पर साइन करके। वकील ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह एक लीगल एग्रीमेंट है। साइन करते ही आप दोनों पति पत्नी माने जाएंगे। सिया के हाथ कांप गए। उसे अपने पिता का बीमार चेहरा याद आ गया, अस्पताल की मशीनों की आवाज़ और वह भारी कर्ज जिसने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसने धीरे से पेन उठाया और कांपते हाथों से कागज पर साइन कर दिए। उसी पल उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी किसी और की कहानी बन गई हो। कबीर ने भी बिना किसी हिचक के साइन कर दिए और वकील ने संतोष से कहा, अब आप दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। यह सुनते ही सिया के दिल में अजीब सा खालीपन फैल गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी जब वह दोनों होटल से बाहर निकले। कबीर की काली कार उनके सामने आकर रुकी और उसने दरवाज़ा खोलते हुए बस इतना कहा, बैठो। रास्ते भर कार में खामोशी छाई रही। शहर की रोशनी शीशों पर फिसलती जा रही थी और सिया को लग रहा था जैसे वह अपनी पुरानी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही है। करीब आधे घंटे बाद कार एक विशाल बंगले के सामने रुकी, जिसके बड़े लोहे के गेट अपने आप खुल गए। सिया ने हैरानी से चारों तरफ देखा। यह जगह किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। कबीर कार से उतरते हुए बोला, अब से यही तुम्हारा घर है। अंदर कदम रखते ही नौकरों ने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। सब कुछ इतना शांत और व्यवस्थित था
कि सिया को लगा जैसे इस घर में हर चीज़ किसी अदृश्य नियम के तहत चलती है। कबीर उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक बड़े कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोला, यह तुम्हारा कमरा है। सिया अंदर आई और चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। तभी कबीर दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, एक बात याद रखना, यह शादी सिर्फ एक समझौता है। तुम अपनी ज़िंदगी जी सकती हो और मैं अपनी, लेकिन इस घर के नियम तोड़ने की कोशिश मत करना। सिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, मुझे भी यह शादी निभाने का कोई शौक नहीं है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच ना कोई भरोसा था, ना कोई अपनापन, सिर्फ मजबूरी और अजनबीपन। लेकिन उस रात उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही मजबूरी धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और सबसे गहरा रिश्ता बनने वाली है। और इस घर में छुपा एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सिया की पूरी दुनिया हिला देगा। सिया ने जैसे ही उस कमरे की खिड़की खोली, नीचे आंगन में खड़े दो आदमियों की बातचीत उसके कानों में पड़ी और अगले ही पल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनमें से एक आदमी कह रहा था, साहब ने शादी तो कर ली, लेकिन लड़की को सच पता चला तो वह एक दिन भी इस घर में नहीं टिकेगी। यह सुनते ही सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, लेकिन उससे छुपाया जा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सिया चौंक गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिनकी आंखों में अजीब सी ममता दिखाई दे रही थी। बेटी, मैं इस घर की देखभाल करती हूँ, सब मुझे सरला कहते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सवाल घूम रहे थे। सरला ने कमरे के अंदर नज़र घुमाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इस घर में नई हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। उनके जाने के बाद सिया फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा ज़रूर है जो उससे छुपाया जा रहा है। अगले दिन सुबह जब सिया नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि कबीर पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था और अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और सख्त थी। मैंने कहा ना, यह मामला अब ख़त्म हो चुका है, उसने फ़ोन रखते हुए कहा। जैसे ही उसकी नज़र सिया पर पड़ी, उसने कुछ पल तक उसे देखा और फिर बोला, तुम जल्दी उठ गई? सिया ने बिना झिझक से पूछा। इस घर में ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? यह सुनते ही कबीर की आंखें थोड़ी सी कुड़ गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने शांत आवाज़ में पूछा। सिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, कल रात मैंने कुछ लोगों को बात करते सुना। वे कह रहे थे कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। लोगों की बातें सुनने की आदत ठीक नहीं होती, उसने कहा। लेकिन सिया ने तुरंत जवाब दिया, और लोगों से सच छुपाने की आदत भी अच्छी नहीं होती। दोनों के बीच कुछ पल तक खामोशी रही। आखिरकार कबीर कुर्सी से उठा और धीरे धीरे उसके पास आया। तुम बहुत सवाल पूछती हो, उसने कहा, लेकिन हर सवाल का जवाब सही समय पर ही मिलता है। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद वह समय जल्दी ही आने वाला है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही सिया के मन में
यह बात और पक्की हो गई कि इस घर में ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। उसी शाम जब वह घर के पीछे बने पुराने हिस्से की तरफ घूमते हुए पहुंची, तो उसने देखा कि वहाँ एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। दरवाजे पर भारी ताला लगा था और उसके आसपास का माहौल बाकी घर से बिल्कुल अलग और डरावना लग रहा था। सिया के मन में अचानक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया और तभी अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे रो रहा हो। यह आवाज़ सुनते ही सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर उस बंद कमरे के अंदर कौन था और क्यों? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे छुपा राज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। और जब वह सच सामने आएगा तो ना सिर्फ उसके और कबीर के बीच का रिश्ता बदल जाएगा, बल्कि इस घर की असली कहानी भी सामने आ जाएगी। जैसे ही सिया ने उस बंद कमरे के दरवाजे के पास कान लगाया, अंदर से आती धीमी रोने की आवाज़ ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वह कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसके कदम ज़मीन में जम गए हों। आखिर इस कमरे में कौन हो सकता है जिसे इस तरह बंद करके रखा गया है? उसके मन में यह सवाल लगातार घूम रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। सिया घबराकर मुड़ी तो सामने कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में वही ठंडी शक्ति थी, लेकिन इस बार उनमें उसमें हल्की सी चेतावनी भी दिखाई दे रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीमे लेकिन गंभीर आवाज़ में पूछा। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस घर देख रही थी, लेकिन यह कमरा बंद क्यों है? कबीर कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, इस घर में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। सिया ने तुरंत जवाब दिया, और अगर मैं फिर भी जानना चाहूँ तो? कबीर की नज़रें कुछ पल के लिए सख्त हो गई। तो शायद तुम्हें पछताना पड़े, उसने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा। यह सुनकर सिया के अंदर जिद और भी बढ़ गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि इस कमरे में ज़रूर कोई बड़ा राज छुपा है। उसी रात सिया को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही रोने की आवाज़ गूंज रही थी। आखिर उसने फैसला किया कि वह सच जानकर ही रहेगी। आधी रात के करीब जब पूरा घर सो चुका था, सिया धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरकर फिर उसी पुराने हिस्से की तरफ चल दी। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा खिड़कियों को हिला रही थी और घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। सिया धीरे धीरे उस बंद कमरे के पास पहुंची और इस बार उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, सिया। आवाज़ इतनी अचानक थी कि वह घबरा कर पीछे मुड़ी। सामने सरला खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। सिया ने तुरंत पूछा, इस कमरे में कौन है? सरला कुछ पल तक चुप रही, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन सिया अब रुकने वाली नहीं थी। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं खुद पता कर लूँगी, उसने दृढ़ आवाज़ में कहा। सरला ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें लगता है तुम्हारी शादी सिर्फ एक समझौता है, लेकिन इस घर की कहानी उससे कई ज़्यादा गहरी है। सिया हैरान होकर उन्हें देखने लगी। सरला ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन ना रहा हो। फिर धीरे से बोली, जिस आदमी से तुमने शादी की है वह उतना साधारण नहीं है
जितना तुम सोचती हो। सिया के दिल की धड़कन और तेज हो गई। आप कहना क्या चाहती हैं? उसने पूछा। सरला ने जवाब देने की वाली थी कि तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा और सामने कबीर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ गहरी नाराज़गी थी। मैंने कहा था ना, इस घर के कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, उसने सख्त आवाज़ में कहा। सिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने सच जानने की कोशिश में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसके मन में डर से ज़्यादा जिद थी। उसने सीधे कबीर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच जाने बिना यहाँ नहीं रुकने वाली। कुछ पल तक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती रहीं। फिर कबीर ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सच जानना ही है तो तैयार रहना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। यह सुनकर सिया के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठे, और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल जो राज सामने आने वाला है वह उसकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। कबीर की बात सुनते ही सिया के मन में अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ जाग उठे, लेकिन उसने अपनी नज़रें उसकी आंखों से नहीं हटाई, जैसे वह यह दिखाना चाहती हो कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। कुछ पल तक वहाँ गहरा सन्नाटा रहा। फिर कबीर धीरे धीरे उस बंद कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और जेब से चाबी निकालकर ताले में लगा दी। चाबी घूमने की आवाज़ पूरे गलियारे में गूंज उठी और सिया का दिल और तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से हल्की रोशनी बाहर फैल गई। सिया ने हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर कदम रखा और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कमरे में बीचों बीच एक व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की थी, जिसकी उम्र शायद उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। सिया कुछ पल तक उसे देखती रह गई। फिर उसने धीरे से पूछा, यह कौन है? कमरे में खामोशी छा गई। कबीर कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, जैसे वह कोई बहुत पुरानी याद अपने अंदर दबाए हुए हो। आखिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये मेरी छोटी बहन है, रिया। यह सुनकर सिया हैरान रह गई। उसने कबीर की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ जो चुपचाप उन्हें देख रही थी। लेकिन यह यहाँ बंद क्यों है? सिया ने धीरे से पूछा। कबीर की आंखों में अचानक एक दर्द उभर आया, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दुनिया उसके लिए सुरक्षित नहीं है। उसने धीमे आवाज में कहा। सिया को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी रिया ने खुद हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, बस मेरी कहानी थोड़ी अलग है। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसमें अजीब सी मिठास थी। सिया धीरे धीरे उसके पास गई और झुककर बोली, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? रिया ने कुछ पल के लिए कबीर की तरफ देखा, फिर बोली, क्योंकि कुछ लोग मुझे जिंदा नहीं रह देखना चाहते। यह सुनते ही सिया के मन में सिहरन दौड़ गई। कौन लोग? उसने तुरंत पूछा। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। कबीर की नज़रें अचानक सख्त हो गईं। वह लोग जिनसे मेरी दुश्मनी है, उसने कहा। सिया को अब समझ आने लगा था कि इस घर का रहस्य कितना गहरा है। तो क्या मेरी शादी भी उसी वजह से हुई है? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की खामोशी ही जैसे बहुत कुछ कह रही थी। सिया का दिल बैठ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह इस घर में सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। तभी अचानक रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम डरना मत, मेरे भाई वैसे नहीं हैं जैसे लोग उन्हें समझते हैं। सिया ने उसकी आंखों में देखा
तो वहाँ सच्चाई दिखाई दी। उसी पल उसे पहली बार लगा कि इस घर में सिर्फ एक रहस्य ही नहीं, दर्द भी छुपा है। लेकिन उसी समय बाहर से अचानक तेज आवाज़ आई, जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक लगे हों। कबीर तुरंत चौकन्ना हो गया और खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने बाहर झांका और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। सिया ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कबीर ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, लगता है वे लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। यह सुनते ही सिया के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी थी कि यह शादी सिर्फ एक समझौता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसमें खतरा, राज और रिश्तों की सच्चाई सब कुछ एक साथ छुपा हुआ था। और शायद अब वह इस कहानी से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। घर के बाहर अचानक रुकी गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही पूरे माहौल में बेचैनी फैल गई और सिया का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। कबीर खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था और उसके चेहरे की गंभीरता देखकर साफ लग रहा था कि जो लोग आए हैं वह कोई मामूली मेहमान नहीं। सिया घबराकर बोली, कौन है बाहर? कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, वे लोग जिनसे मैं पिछले कई सालों से बचता आ रहा हूँ। यह सुनते ही सिया के मन में डर और गहरा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस दुनिया में आ चुकी है। तभी नीचे आंगन में किसी के जोर से गेट बंद करने की आवाज़ आई और कुछ लोग तेजी से घर के अंदर आने लगे। सरला घबराकर दौड़ती हुई ऊपर आई और बोली, साहब, कुछ लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हैं। कबीर की आंखों में अचानक कठोरता आ गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, रिया को कमरे में ही रखना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। फिर उसने सिया की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में हल्की चिंता दिखाई दी, तुम भी बाहर मत आना। लेकिन सिया अब डर के बावजूद सब समझना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, मैं यहाँ छुपकर नहीं बैठ सकती, मुझे जानना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। कबीर कुछ पल के लिए रुका, जैसे वह सोच रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन जो भी हो शांत रहना। दोनों नीचे हॉल में पहुंचे तो वहाँ 5-6 आदमी खड़े थे। उनके बीच में एक लंबा और खतरनाक नजर आने वाला आदमी था, जिसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने कबीर को देखते ही ताली बजाई और मुस्कुराते हुए बोला, आखिर मिल ही गए कबीर अरोड़ा। कबीर ने ठंडी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, विक्रम, मुझे पता था कि एक दिन तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। सिया ने पहली बार उस आदमी का नाम सुना, विक्रम। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी बड़े खेल का आनंद ले रही हो। विक्रम धीरे धीरे हॉल में टहलते हुए बोला, तुमने सोचा था कि अपनी बहन को इस तरह छुपा कर रखोगे और हमें कभी पता नहीं चलेगा। यह सुनते ही सिया के दिल में एक झटका लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि रिया को छुपाकर क्यों रखा गया था। कबीर की आवाज़ अचानक और ठंडी हो गई, तुम यहाँ सिर्फ धमकी देने आए हो या कुछ कहना भी है? विक्रम हंसा और बोला, मैं सौदा करने आया हूँ। यह सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। किस बात का सौदा? कबीर ने पूछा। विक्रम ने सिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी। तुम्हारी नई पत्नी का, उसने कहा। यह सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर की मुट्ठियां कस गई और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? उसने गुस्से में कहा। लेकिन विक्रम बिल्कुल शांत था। उसने हंसते हुए कहा, देखो कबीर, खेल बहुत आसान है।
तुम्हारी बहन की ज़िंदगी या तुम्हारी पत्नी की आज़ादी, इनमें से किसी एक को तुम्हें खोना ही होगा। यह सुनते ही सिया को लगा जैसे उसके चारों तरफ की दुनिया अचानक रुक गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। कबीर कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैंने मना कर दिया तो? विक्रम की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो अगली बार हम सिर्फ मिलने नहीं आएंगे, उसने कहा, हम लेने आएंगे। इतना कहकर वह अपने आदमियों के साथ मुड़ गया और कुछ ही पलों में घर से बाहर चला गया। हॉल में फिर गहरा सन्नाटा छा गया। सिया अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। उसने धीरे से कबीर की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, यह सब क्या था? कबीर ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। सिया के मन में डर और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह खेल अभी और भी खतरनाक होने वाला है और बहुत जल्द उसे ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। विक्रम के जाते ही पूरे घर में ऐसे सन्नाटा छा गया जैसे अभी अभी कोई तूफान गुजर कर गया हो। सिया वहीं खड़ी थी और उसके मन में डर, गुस्सा और उलझन तीनों एक साथ घूम रहे थे। उसने धीरे से कबीर की तरफ देखा और कहा, अब मुझे सब सच सच बताइए। मैं इस घर में बिना जाने कुछ भी नहीं रह सकती। कबीर कुछ पल तक चुप रहा, जैसे वह अपने अंदर के कई सालों पुराने जख्म को खोलने की हिम्मत जुटा रहा हो। आखिर उसने गहरी सांस ली और बोला, विक्रम पहले मेरा बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे ताकत चाहिए थी। और जब मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। सिया ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। कबीर ने आगे कहा, एक हादसे में रिया को चोट लगी और उसी दिन से विक्रम उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि रिया के पास ऐसे कागज हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। सिया को अब धीरे धीरे सारी बात समझ आने लगी थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझसे शादी किस लिए? कबीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की शर्म दिखाई दी। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर विक्रम शक ना करे और जो रिया की देखभाल कर सके, उसने कहा। यह सुनते ही रिया के दिल में हल्का सा दर्द उठा, लेकिन इस बार वह उतनी नाराज नहीं थी जितने पहले होती थी। उसने कुछ पल सोचा, फिर बोली, तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक ढाल थी? कबीर ने धीरे से कहा, शायद शुरुआत में, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सिया ने उनकी आंखों में देखा, जहां अब पहली बार कठोरता की जगह सच्चाई दिखाई दे रही थी। तभी ऊपर से रिया की आवाज़ आई, भैया। दोनों तुरंत ऊपर दौड़े। रिया घबराई हुई थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, विक्रम इतने आसानी से नहीं जाएगा, वह वापस आएगा। यह सुनकर कबीर कुछ पल के लिए शांत हो गया, जैसे वह पहले से ही जानता हो। फिर उसने सिया की तरफ देखा और बोला, अगर तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से जा सकती हो। यह लड़ाई मेरी है। लेकिन इस बार सिया ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, अब यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है। कबीर हैरानी से उसे देखने लगा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह शादी समझौते से शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। यह सुनकर पहली बार कबीर के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। कुछ दिनों बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। कबीर ने विक्रम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए और आखिरकार पुलिस तक सब सच पहुंच गया। एक रात खबर आई कि विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस दिन के बाद जैसे इस घर से डर का साया हट गया। कुछ हफ्तों बाद एक शाम सिया बगीचे में बैठी थी।
जब कबीर उसके पास आया, कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। हमारा समझौता अब ख़त्म हो चुका है। सिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। शायद समझौता ख़त्म हो गया हो। उसने कहा, लेकिन रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। कबीर ने हैरानी से पूछा, मतलब? सिया ने हल्के से कहा, मतलब अगर हम चाहें तो इसे सच में एक रिश्ता बना सकते हैं। यह सुनकर कबीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई जो सिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि जो रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ था, वही धीरे धीरे भरोसे और अपनापन में बदल चुका था। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे अजनबी रिश्ते ही एक दिन सबसे अपने बन जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई रिश्ते मजबूरी या समझौते से शुरू होते हैं, लेकिन समय के साथ वही रिश्ते भरोसे और अपनेपन में बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी इंसान या रिश्ते को जल्दी नहीं परखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।